जय हिंद सभी को। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। हम देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है। जैसे हमने पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उससे पहले विधायिका के बारे में पढ़ा था, विधायिका के बारे में पढ़ा था। विधायिका में तो क्या होता था कि संसद में बैठकर या विधानसभा में बैठकर क्या होती है, राज्य या फिर केंद्र सरकारें कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका क्या करती है, उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का कार्य करती है। जैसे इसमें शब्द है कार्य, तो कार्य का मतलब ही क्या होगा, कुछ काम करना। तो काम क्या करेंगे, जो विधानसभा या फिर संसद में जो कानून बने हैं उनको लागू करने का, ठीक ढंग से लागू करने का कार्य कौन करती है, कार्यपालिका। अब ये देखना कि क्या सही ढंग से वो कानून बने हैं, क्या कानून सही ढंग से बने हैं या और सही ढंग से लागू हो रहे हैं, ठीक है। ये सब देखने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। इसके साथ साथ देश में जो कानून व्यवस्था है, क्या कानून का शासन सही ढंग से कायम हुआ है कि नहीं, सभी व्यक्तियों को न्याय मिल रहा है या नहीं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा। अन्याय किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे किसी बच्चे विशेष को स्कूल में दाखिला न देना, ये भी एक तरह का अन्याय है बिना किसी कारण के। किसी की हत्या करना, ये भी क्या है, अपराध है। और भी बहुत तरह के अन्याय हो सकते हैं। तो इन सब, जैसे मिड डे मील हो गया, क्या मिड डे मील की शुरुआत कैसे हुई थी वो भी अपन पढ़ेंगे। क्या मिड डे मील शुरू करवाने में न्यायपालिका की कुछ भूमिका थी और इसके पीछे इसका असली कारण क्या था, क्यों न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, ये सब अपन पढ़ेंगे। तो मेनली क्या है कि न्यायपालिका क्या करती है, कानून के शासन को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस प्रकार संविधान का अंग होता है कार्यपालिका विधायिका, उसी प्रकार न्यायपालिका भी क्या है, एक अहम रोल अदा करती है, ठीक है। इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका क्या है हमारे संविधान में या फिर हमारे देश में, ठीक है। और हम देखेंगे कि अदालतों की संरचना किस प्रकार है। जैसे हमने सुना कई बार जिला अदालतें, ठीक है, हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के बारे में हमने सुना है, उच्चतम न्यायालय के बारे में अपन ने सुना है। तो ये क्या चीज़ें होती है, कितने प्रकार के होते हैं, हमें किसी व्यक्ति को न्याय लेने के लिए किस अदालत में जाना होगा, ये सब आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे और साथ में ये पढ़ेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले न्यायपालिका की स्थापना। और आपने कई बार सुना होगा फौजदारी और दीवानी मामले, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आप पढ़ेंगे। उसके साथ एक इम्पोर्टेंट वर्ड जो आप कभी बहुत ज़्यादा सुनते हो, जनहित याचिका। तो ये जनहित याचिका क्या है, इनकी शुरुआत क्यों करी गई थी और क्या कारण था, ये सब आप पढ़ेंगे। और न्यायपालिका की प्रवृत्ति कैसी है, क्या भाई ये अकेले काम करती है या किसी के साथ मिलकर कार्य करती है, किसी के इसके ऊपर किसी का दबाव है या फिर इसकी नियुक्ति कैसे होती है, या फिर न्यायपालिका के जो जज होते हैं, क्या न्यायाधीश कह लो या फिर जज, उनको कोई भी हटा सकता है या किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ये सब आप इस वीडियो में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यायपालिका की भूमिका क्या है। जैसे हमें पता है कि न्यायपालिका के समक्ष अलग अलग प्रकार के मुद्दे आते हैं, उनके ऊपर न्यायपालिका सुनवाई करते कि अलग अलग तरह के मुद्दों से मतलब क्या है। उदाहरण के लिए अपन मान लेते हैं कि जैसे अभी पीछे आया था कि शिक्षकों के द्वारा बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए, शिक्षकों के द्वारा क्या बच्चों को पीटना चाहिए या ना पीटना चाहिए, इस तरह के मुद्दों पर भी सुनवाई कौन करती है, अदालत करती है, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो अब जैसे हरियाणा और पंजाब के बीच में, हरियाणा और पंजाब दो स्टेट हैं, इनके बीच में पानी को लेकर विवाद चला हुआ है। इसका मुद्दा भी कौन सुलझाने की कोशिश कर रही है, अपनी न्यायपालिका, ठीक है। तो ये देखो, ये जितने भी क्या है हाई लेवल के मुद्दे हैं या फिर छोटे मुद्दे हैं, तो हर तरह के मुद्दों पर सुनवाई का काम कौन करती है, हमारी न्यायपालिका करती है। अब
इसमें भी क्या है कि मुद्दों को अलग अलग तरह से बांटा गया। जैसे कि हम यहाँ पे मोटे तौर पर 3 प्रकार के देखेंगे कि विवादों का निपटारा, इसमें कौन कौन से विवाद आएंगे, और न्यायिक समीक्षा इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, और किस प्रकार से न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है, और मौलिक अधिकार के संदर्भ में न्यायपालिका का क्या रोल है। विवादों का निपटारा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे विवादों का निपटारा। जैसे दो राज्य हैं, कोई भी दो राज्य हैं, तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी विवाद है, उसको सुलझाने का काम भी कौन करेगी, अपनी न्यायपालिका करेगी। जैसे अभी हमने देखा था कि हरियाणा और पंजाब के बीच में SYL का मुद्दा चला है, तो दो स्टेट हैं। अब ये तो है नहीं कि दो राज्य के बीच में कोई भी तीसरा राज्य आ जाएगा वो सुलझा देगा, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है कि यदि बात राज्यों की आ जाती है, एक से ज़्यादा राज्यों की आ जाती है, दो या दो से अधिक राज्यों की आ जाती है, तो उस केस में हस्तक्षेप कौन करती है, अपनी न्यायपालिका करती है। अब बात आती है कि देखो, विवाद तो केंद्र के बीच में भी हो सकता है और किसी एक राज्य के साथ हो सकता है, केंद्र और राज्य के साथ। तो इन मुद्दों पर भी सुनवाई कौन करती है, अपनी न्यायपालिका भी करती है, ठीक है। तो विवादों के निपटारे में क्या देखेंगे, किस प्रकार से कि यदि किन्हीं भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में या फिर केंद्र और राज्य के बीच में जो भी विवादों का निपटारा है, किसी भी प्रकार का जो मुद्दा है उसको सुलझाने का काम कौन करती है, अपनी न्यायपालिका करती है। उसके बाद आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या करती है अदालत, इसमें ये देखते हैं कि कोई भी जो कानून बनाया गया है, कोई भी कानून बनाया गया, कानून कौन बनाएगी, संसद। कोई भी जो कानून बनाया गया है, क्या वो संविधान में जो लिखे हुए कानून हैं, जो भी संविधान में लिखे हुए नियम हैं, उनके अनुरूप है या नहीं, उनके अनुरूप है या नहीं। क्या जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, उसमें कहीं संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, क्या संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। यदि ऐसा है तो कार्यपालिका के पास इतनी शक्ति है कि उस बनाए गए कानून को वो गलत साबित करके वो उसको रद्द कर सकती है, ठीक है। ये क्या है, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके ऊपर न्यायपालिका ये देख सकती है कि क्या ये संविधान के अनुसार हुए हैं या फिर किसी भी संविधान में दिए गए नियम का, कानून का अनुच्छेद का उल्लंघन है, तो उसको रद्द कर सकती है। ये था न्यायिक समीक्षा। अब है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार में क्या है, हम जितने भी अपने को मौलिक अधिकार दिए गए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है अपने को, ठीक है, समानता का अधिकार है, धार्मिक उपासना का अधिकार है, या और भी जितने भी अधिकार है, उनकी यदि अपने अधिकारों को नहीं दिया जाता तो हम क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आम आदमी भी उससे रिलेटेड न्यायपालिका में केस कर सकता है और अपने अधिकारों को ले सकता है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों को दिलाने में भी क्या है, न्यायपालिका की भूमिका है। किसको, मौलिक अधिकारों को दिलाने में भी, किसी भी आम आदमी को न्याय दिलाने में, न्याय किस प्रकार के, यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो न्यायपालिका में जा सकता है, उसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या न्यायपालिका के ऊपर सरकार का इफेक्ट पड़ता है, कि यदि सरकार ये कहे कि नहीं आपको ऐसा करना है, ठीक है, कोई भी केस है, मान लो किसी भी आम आदमी ने कोई केस कर रखा है, वो भी सरकार के खिलाफ, क्या वो भी सरकार के खिलाफ, ठीक है, तो यदि सरकार चाहे तो क्या इस केस को अपने पक्ष में ले सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने जो न्यायपालिका की प्रवृत्ति है वो क्या है, स्वतंत्र। न्यायपालिका की प्रवृत्ति क्या है, स्वतंत्र। अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका की प्रवृत्ति स्वतंत्र है। इसका मतलब है कि जो न्यायपालिका है किसी के भी दबाव में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के दबाव में भी नहीं आ सकती। अब मान लीजिए यदि ऐसा हो कि सरकार के हाथ में, क्या सरकार के हाथ में हो कि वो किसी भी जज का ट्रांसफ़र कर दे, क्या कर दे,
किसी भी जज का ट्रांसफ़र कर दे यानी कि स्थानांतरण कर दे, तो ऐसे में क्या सोचेगा जज? जज ये सोचेगा नहीं, सरकार मेरा ट्रांसफ़र कर देगी इसलिए मैं सरकार के पक्ष में ही फैसला सुना देता हूँ, ठीक है। या फिर ये हो कि चलो ठीक है, राज्य सरकारें ना कर सके यानी कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री ट्रांसफ़र ना कर सकता हो, प्रधानमंत्री कर सकता हो। क्या? प्रधानमंत्री कर सकता हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जिस राज्य में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री से कह के अपने पक्ष में वो मुकदमा ले जा सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो जज है उसकी नियुक्ति यानी कि लगाना, ठीक है, उसको हटाना और उसका ट्रांसफ़र करना ना ही सरकार के हाथ में होता है, राज्य की सरकार के हाथ में होता है, ना ही संघ की सरकार में होता है। तो इसीलिए न्यायपालिका किसी के दबाव में कार्य नहीं करती। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका की प्रवृत्ति कैसी है? स्वतंत्र है। इसलिए आम आदमी न्याय ले सकता है, चाहे मुकदमा सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार। अब हम देखते हैं कि अदालतों की संरचना कैसी है। तो इसको एक समझने के लिए अपन उदाहरण लेके चलते हैं, ठीक है, अपने देश भारत का। तो भारत में क्या है कि अपने पास विभिन्न राज्य हैं और अलग अलग राज्यों को अपन जिलों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। अब उसी प्रकार अदालतें हैं, जो जिला स्तर पर होती है उसे बोलते हैं जिला अदालत, जिला अदालत। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? अधीनस्थ न्यायालय भी बोल सकते हैं। क्या? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। ये बहुत सी हो सकती हैं, कई होती हैं, ये नहीं कि एक ही होंगी, इनकी संख्या एक से ज़्यादा होती है। लेकिन राज्य स्तर पर एक होता है जिसे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं उसे? उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट आपने सुना भी होगा। और जो भारत के लेवल पर है या फिर जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? केवल एक ही, यानी कि पूरे भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन अलग अलग राज्यों के अलग अलग न्यायालय हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जिनका दो या दो से अधिक केस ऐसे भी अपने पास जिनका एक ही उच्च न्यायालय है। जैसे हरियाणा और पंजाब का हो गया ना, हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है। वो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। किस में है? चंडीगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, उसमें क्या है? चार राज्य ऐसे हैं जिनका उच्च न्यायालय कहाँ पर है? एक ही जगह पर है। अब देखते हैं अपन उच्च न्यायालय देखा अपन ने कि राज्य स्तर पर तो बोलते हैं उच्च न्यायालय, और जिला स्तर पर कई न्यायालय हो सकते हैं। हर जिला स्तर पर जिला अदालत या अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय कितने अपने पास? एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। तो अब हम देखेंगे कि स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। जब अपना संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950, तो उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आप कह सकते हैं कि जब गणतंत्र हुए थे तब हमारा क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लेकिन उच्च न्यायालय की थोड़ी अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले 1862 में, कब? 1862 में कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में, बम्बई, क्या? बम्बई और मद्रास। कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी शहर होते थे। और इन तीनों में ही 1862 में क्या हुआ था? उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी, ठीक है।
ये थी स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जिस दिन हम गणतंत्र हुए थे या फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो उसी दिन हुई थी, और डेट याद रखनी है तो जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ था उसी दिन हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की बात है तो 1862 में कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना। अब हम देखेंगे कि एकीकृत न्यायपालिका क्या होती है। अब हमने देखा कि हमारे पास जिला स्तर पर भी न्यायपालिका है। क्या? जिला स्तर पर न्यायपालिका है। और राज्य के स्तर पर अपने पास क्या है? उच्च न्यायालय है। और सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये किस प्रकार काम करते हैं? क्या ये तीनों अलग अलग काम करते हैं या फिर ये तीनों एक साथ काम करते हैं? अब क्या होता है, अब बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका, इसको समझते हैं क्या है कि मान लीजिए किसी ने केस किया, क्या? किसी ने कोई केस कर दिया अपने जिला स्तर के न्यायालय पे, ठीक है, और वो उसके फैसले से असंतुष्ट है, वो खुश नहीं है कि मेरे साथ न्याय हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? जिला स्तर से उच्च न्यायालय के पास अपना केस ले जा सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए उच्च न्यायालय के द्वारा भी जो फैसला सुनाया गया वो कहीं ना कहीं जिला स्तर के न्यायालय पे जो फैसला सुनाया गया था उससे मिलता जुलता है और वो उससे भी खुश नहीं है, तो वो फिर उच्च न्यायालय से अपना केस कहाँ ले जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो जिला स्तर पर फैसला सुनाया जाएगा वही फैसला उच्च न्यायालय सुनाएगी, ये जरूरी नहीं है। बहुत से केस ऐसे हुए हैं जिसमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है, यानी कि हम पहले जिला स्तर पर जा सकते हैं, यदि उसके फैसले से हम संतुष्ट नहीं है तो जो उच्च न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया जाएगा वो मान्य होगा, और इससे भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वही लागू होगा। तो सर्वोच्च का मतलब क्या है? सबसे ऊपर है, इसके द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा वही क्या होगा? अंतिम फैसला होगा, और वो हर किसी को मानना होगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो या फिर जिला स्तर पर जिला अदालतें हो। तो ये थी अपनी एकीकृत न्यायपालिका। तो अब हम पढ़ेंगे फौजदारी कानून और दीवानी कानून में क्या फ़र्क होता है। तो फौजदारी में क्या होता है? जिसको कानून के अनुसार अपराध माना गया है, जिसको कानून के अनुसार अपराध माना गया, जैसे किसी की हत्या, क्या? जैसे किसी की हत्या, चोरी, या फिर कोई दहेज का मामला है, क्या? दहेज का मामला है, या कोई किसी को तंग कर रहा है, तो जो भी कानून की नज़र में अपराध है वो किस कैटेगरी में आएगा? वो फौजदारी कानून के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यवहार जो क्या है कानून की नज़र में अपराध है वो किस में आएंगे? फौजदारी कानून में आएंगे। और दीवानी कानून में क्या आएंगे? दीवानी कानून के अंदर वो अधिकार आएंगे, वो अधिकार क्या? जैसे अपने मौलिक अधिकार है, ठीक है, यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या फिर अन्य किसी प्रकार के अधिकारों का हनन आता है तो वो किस में आएंगे? वो दीवानी कानून में आएंगे। मान लीजिए किसी ने आपको कोई मोबाइल फ़ोन बेचा है, ठीक है, उससे संबंधित कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो किस में आएगा? दीवानी में आएगा। मान लीजिए किसी भी एक मकान मालिक और उसने मकान क्या दे रखा है? किराएदार को दे रखा है, और उस किराएदार के साथ कोई भी विवाद आता है तो इस तरह के विवाद किस में आएंगे? अपने दीवानी में आएंगे, ठीक है। या फिर किसी का तलाक हो जाता है तो इस तरह के जो भी व्यवहार आएंगे वो किस में आएंगे? दीवानी कानून में। आपने बहुत बार सुना होगा फौजदारी अदालतें, ये दीवानी अदालतें, तो किस बेस पे होती हैं? उस तरह के व्यवहार के ऊपर होती है। अब मान लीजिए कोई अपराध का मामला आता है, हत्या का मामला आता है, चोरी का, दहेज का, तंग, ठीक है, तो ये सारे किस में जाएंगे? फौजदारी में जाएंगे। और या फिर जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब जिसमें अपराध, हत्या, चोरी वगैरह ये शामिल नहीं है,
उससे संबंधित जितने भी आएंगे वो दीवानी में जाएंगे। जैसे मकान मालिक और किराएदार का एग्जाम्पल लिया अपन ने, मोबाइल फ़ोन या और भी कोई भी चीज़ खरीद बेच की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ बेची है या फिर अपन ने खरीदी है, उससे संबंधित कोई भी विवाद है वो किस में आएगा, अपना दीवानी में। अब हम देखेंगे कि जनहित याचिका क्या चीज़ है। बहुत बार सुना होगा ये जनहित याचिका, वो जनहित याचिका लगा दी गई, अखबारों में रोज पढ़ते हैं अपन। तो देखेंगे कि जनहित याचिका क्या है और ये क्यों आई, ठीक है। उससे पहले पर देखेंगे कि हम कहते हैं कि अदालतें हैं, जो भी न्यायालय है, उनका काम क्या है, न्याय करने का। न्यायालयों का काम क्या है, न्याय करने का। और हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है। अब क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को कोई भी केस लेके जा रहा है न्यायालय में, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कोई वकील करना पड़ेगा, ठीक है। उस वकील को उसको पैसे देने पड़ेंगे, उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो मान लो कोई भी गरीब व्यक्ति है, वो इन वकीलों का खर्चा नहीं उठा सकता। तो ऐसे में क्या था, पहले की बात है क्या, जनहित याचिका शुरू होने से पहले की बात है। तो ऐसे क्या होता था कि गरीब आदमी सोचता था कि ना कहाँ कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेंगे, कि यहीं पे कुछ ले दे के समाधान हो जाए तो अपना ठीक है। क्यों, क्योंकि वकीलों की फीस या फिर अन्य फाइल का खर्चा ऐसे मिला के बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता था। तो इसलिए गरीब की पहुंच न्यायपालिका तक नहीं थी। तो ये सब इस चीज़ पे विचार किया गया कि किस तरीके से आम आदमी को या फिर किसी भी गरीब मजदूर व्यक्ति को न्यायालय के दरवाजे तक कैसे लाया जाए यदि उसके साथ अपराध हुआ है। तो उसके लिए सोचा गया कि जनहित याचिका शुरू की जाए। जनहित याचिका में क्या है, पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है वही क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, वही क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। लेकिन जनहित याचिका की शुरुआत इसलिए की गई थी कि वो व्यक्ति किसी भी कारणों से यदि केस फाइल नहीं कर सकता है, तो और कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संघ उसकी जगह पर वो केस लड़ सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है जनहित याचिका, यानी कि जो लोगों के, जन का मतलब लोगों के हित में हो। तो लोगों के हित में ये कि मान लीजिए किसी भी गरीब आदमी के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, वो नहीं जा सकता न्यायालय में, ठीक है। तो उसकी जगह पे कोई भी जो सामाजिक संघ बनाए गए हैं, जो सामाजिक वेलफेयर के जो संघ बनाए गए हैं, ठीक है, वो उस मामले को हाईलाइट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी पत्र के द्वारा भी यदि कोई शिकायत की जाती है, किसी भी पत्र के द्वारा भी यदि कोई शिकायत की जाती है, पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तो उसको भी एक केस की तरह ही देखा जाएगा और उसके ऊपर भी सुनवाई की जाएगी, ठीक है। और जो ये मिड डे मील का आरंभ हुआ था, किसका, मिड डे मील का आरंभ हुआ था, मिड डे मील का जो आरंभ हुआ था वो भी एक जनहित याचिका के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर हुआ था, जनहित याचिका के आधार पर इसका आरंभ हुआ था। तो मामला क्या था कि उड़ीसा 2001 की बात है, कि कब की बात है, 2001 की बात है। उड़ीसा और राजस्थान में अकाल पड़ गया था। क्या हो गया था, अकाल पड़ गया था, यानी कि सूखा हो गया था। सूखे की वजह से बहुत से लोग भोजन से वंचित रह गए थे और बहुत से लोगों के जान चले गए। तो इस पर याचिका करते हुए ये कहा गया कि जो अपना अनुच्छेद 21 है, क्या है, अनुच्छेद 21, जो क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। उसमें ये कहा गया कि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के भोजन का अधिकार भी शामिल है। क्या, भोजन का अधिकार भी शामिल है, ये कहते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। तो उस पर न्यायालय ने क्या फैसला दिया, उस पर न्यायालय ने क्या कहा कि ये बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 21 में व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में व्यक्ति को भोजन का भी अधिकार शामिल है। इसलिए उस सूखे के दौरान सरकार को आदेश दिया गया कि सरकार के पास जो भी अनाज उपलब्ध है उसमें से एक तो जो गरीब हैं उनको दिया जाए, और साथ में बच्चों के लिए क्या, साथ में बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाए। वहाँ से ही मिड डे मील का आरंभ हुआ था।
अब हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय में कितने जज हैं, यानी कि उनकी जजों की संख्या कितनी है। तो उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश, कितने 33 न्यायाधीश और साथ में एक मुख्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है। तो इस प्रकार देखा जाए तो टोटल 34, कितने 34 न्यायाधीश हैं अपने उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय को ही हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में